नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए देवी नागरानी जी की लिखी कहानी अपने ही घर में। वसुधा और उसका बच्चा तांगे के पिछले हिस्से में बैठे रहे। सामान उन्होंने आगे रखवा दिया। वसुधा के पिता तांगे के आगे वाले हिस्से में बैठ गए। जब तांगा चलने लगा तो वसुधा को लगा कि उसका शहर काफी बदल गया है। 5 सालों के लंबे अरसे के बाद इस शहर में आई थी जहां उसने अपना बचपन बिताया, जहां बड़ी होते होते बहुत से फूलों को खिलते और मुरझाते देखा था, जहां पक्षियों के जोड़ों को देखकर अपनी आंखों में अनेक सपने सजाए थे, जहां एक दिन सजी सजाई डोली में बैठकर वह अपने मैके से बिछड़ गई थी। 5 साल बीत गए। तब और अब में कितना फर्क आ गया है। उसने रास्ते के दोनों ओर देखा, कितना बदल गया था उसका शहर। रास्ते चौड़े हो गए थे। टाउन हॉल के पास से गुजरते उसने देखा कि सभी दुकानें पक्की हो गई थीं। टाउन हॉल के सामने एक बगीचा बन गया था। बहुत सारे फूल राहगीरों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। चौराहे पर सिग्नल लाइट्स लग गई थीं और रास्तों पर बीमार बल्बों की जगह पर ट्यूब लाइट्स लटकाई गई थीं। अपने पिता की ओर देखते हुए वसुधा ने कहा, बाबा, कितना बदल गया है अपना शहर। हाँ, बदल गया है, पिता ने मुख्तसर जवाब दिया। पिता का इतना संक्षिप्त जवाब उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा उसके पिता कुछ सोच रहे थे, लेकिन इन 5 सालों में न जाने कितने सवाल उसने अपने मन की स्लेट पर सवार कर लिखे थे। वह भला कैसे चुप रह पाती। पिता की ओर देखते हुए फिर पूछा, संजय बड़ा हो गया होगा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं में। सांत्वना कैसी है? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी, कहीं उसकी बातचीत चलाई होगी। हाँ, 1-2 जगह चलाई है। वसुधा को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता उसके हर सवाल का इतना छोटा व मुख्तसर जवाब दें। लेकिन फिर उसे लगा कि उम्र बढ़ते बढ़ते बहुत से लोगों का स्वभाव बदल जाता है, उनकी बातों में कुछ ज्यादा गंभीरता आ जाती है। यही सोचकर उसने खुद को सांत्वना दी। वसुधा ने इस बात पर से अपना ध्यान हटा लिया। वह फिर यहाँ वहाँ शहर के मनोरंजक स्थानों की ओर देखने लगी। अचानक उसे लगा कि उसका बच्चा तांगे में बैठे बैठे ऊँघने लगा है। शायद थकावट के कारण ठंडी बयार के लगने से उसे नींद आने लगी थी। वसुधा सोच रही थी, देखते देखते 4 सावन तो बीत गए थे। जब वह हर रोज दरवाजे पर किसी चिट्ठी के आने के इंतजार में जाकर खड़ी होती, जिसमें पिता ने लिखा हो कि यह सावन तुम यहाँ आकर बिताओ, पर हर सावन में उसे निराशा ही मिली। इसके पीछे जो सबब हो सकता था उसका भी उसे कुछ कुछ अंदाजा था। अचानक उसे लगा कि वह संकीर्ण गली आ गई थी, जहाँ बचपन में वह सहेलियों के साथ धूल मिट्टी की परवाह किए बिना खेला करती थी। पड़ोस की कुछ औरतें व बच्चे तांगे की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। वसुधा को याद आया कि वह भी इसी तरह आवाज सुनकर बाहर निकल आया करती थी जब कभी कोई तांगा या मोटर उसकी तंग गली में आती थी। तब एक दरवाजे के पास आकर तांगा रुक गया। वसुधा ने देखा, उसकी माँ पहले से ही दरवाजे पर इंतजार में खड़ी थी। बच्चा पिता की गोद में देकर वह तांगे से कूदकर दौड़ती हुई माँ के आगोश में समा गई। उसे फिर अपने आप पर आश्चर्य आने लगा कि वह कैसे तांगे से कूद पड़ी। इतनी फुर्ती आज कहाँ से आ गई थी उसमें। नए माहौल में आते ही उसका बच्चा रोने लगा। वसुधा की माँ ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को चुंबन देते हुए उसने कहा, कितना दुबला हो गया है बेचारा, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? वसुधा कोई जवाब देती उससे पहले सांत्वना आकर उसके गले लग गई। वसुधा ने उसे प्यार करते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बहन। फिर यहाँ वहाँ नजर फिराते हुए वसुधा ने पूछा, संजय कहाँ है? ट्यूशन पर गया है, बस आता ही होगा। उसने देखा इस बीच उसके पिता ने सामान भीतर रखवा दिया। तांगे वाला अब वहां न था। सब भीतर आने लगे। वसुधा को लगा कोई फर्क नहीं आया था। खटिया वहीं थी जहां पहले थी। कोने में वही टेबल रखी थी जिस पर किताबें रखी हुई थीं। शायद सांत्वना की थी या शायद संजय की। टेबल लैंप वहीं था, सिर्फ उसका रंग बदला हुआ था। उसे लगा शायद संजय ने
दिवाली पर लैंप को रंग रोगन लगाया हो। कुल मिलाकर उसे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। कुछ देर वह घर को यूं ही देखती रही। फिर उसने सांत्वना को आवाज देते हुए कहा, मेरी अच्छी बहन, पहले मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, और हाँ, बेबू के लिए थोड़ा दूध गर्म कर लेना। पर सुनो, पहले मेरे लिए चाय बना दो, ट्रेन की थकान बाकी है। सांत्वना रसोई घर की ओर चली गई। पिता उससे कुछ कहे बिना ही घर के बाहर चले गए। तब माँ ने कहा, वसु बेटा, तुम कितनी कठोर हो। महीने 2 के बाद ही माँ को चिट्ठी लिखती हो। बेटा, मेरा तो बुढ़ापा है, मैं चाहे सुस्ती कर भी लूं, पर तुम ऐसा मत किया करो। बहुत ही चिंता हुआ करती है। उस बात का कोई जवाब दे उससे पहले वसुधा ने देखा पड़ोसन रुक्मा चाची आ रही थी। अंदर आते ही वसुधा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ गई बिटिया? हाँ चाची, क्या हाल है? अच्छा है बिटिया। रसोई में बैठी थी तो कमल दौड़ता हुआ आया। कहा वसुधा दीदी आई हैं। वैसे तुम्हारी माँ ने बताया था कि उसने तुझे खत लिखवाया है। बेटा, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? नहीं, ये दिन उनके काम के हैं, फुर्सत हो तो कहीं आए। हाँ, और बताओ, सुखी तो हो? हाँ, कुछ ठहर कर वसुधा ने कहा। कमल नहीं आया चाची? अरे उसे तो शर्म आती है। उससे कहा चल अपनी दीदी से मिलने, तो कहने लगा पता नहीं वह मुझे पहचानेगी या नहीं। बाकी तुम्हें याद बहुत करता है। जब तुम शादी करके डोली में बैठी तब भी रो रो कर बेहाल हुआ था, और फिर दिन पड़ने पर पूछता रहा, वसुधा दीदी कब आएंगी? तुझसे बहुत स्नेह करता है। कहते हुए रुक्मा चाची की आंखों में पानी भर आया। आंसू पोंछते हुए कहने लगी, जब से उसे पता चला कि संजू की माँ ने तुझे आने के लिए लिखा है, तब से हर रोज पूछता है। वसुधा की माँ, जो वहां खड़ी थी, सब सुन रही थी, कहने लगी, क्यों नहीं पूछेगा? कमल की अम्मा, इतना सा था तब से मेरी वसुधा गोद में लेकर उसे घुमाती थी। वसुधा का मन भर आया। चाची, बुलाओ तो कमल को। अब जाएगा कहाँ? तुम तो कुछ दिन रहोगी ना, कब तक शर्माएगा? अपने आप चला आएगा तुमसे मिलने, चाची ने कहा। वसुधा को लगा कि स्नेह की डोर इतनी मजबूत होती है कि वह अपना पराया देखती ही नहीं। सांत्वना चाय ले आई। कप देकर जब वह जाने लगी तो वसुधा ने कहा, अम्मा कितनी बड़ी हो गई है हमारी संतो, कोई घर वर देखा है इसके लिए? प्लेट में आधी चाय उड़ेलकर वसुधा रुक्मा चाची की ओर कप बढ़ाते हुए कहने लगी, हाँ चाची, थोड़ी चाय पी लो। नहीं बेटे, आग लगे इस चाय को, जिसने नसों का खून ही सोख दिया है। तुम पी लो, मुझे इस वक्त इसकी तलब नहीं लग रही। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, घर में काम पड़ा है, मिले बिना रहा ना गया, इसलिए चली आई, फिर आऊंगी। जरूर आना चाची, वसुधा ने अपनायत से कहा और कमल को भेजने की हिदायत भी दी। अच्छा अच्छा। रुक्मा चाची चली गईं तो उसने अपनी माँ से पूछा, हाँ माँ, मैं संतू के लिए पूछ रही थी। कुछ गंभीर होते माँ ने बताया, बेटा घर तो बहुत ख्याल में है, और फिर संसार में जहाँ लड़कियां हैं वहीं उनके लिए भगवान ने लड़के भी पैदा किए हैं, पर आजकल पैसा ही परमात्मा हो गया है। सच पूछो तो बिटिया, अभी तक तुम्हारी शादी का कर्ज पूरी तरह से नहीं उतरा है। नहीं तो तुम ही सोचो बिटिया, पूरे 5 सालों का बिछोह मैं कैसे सह सकती। अपने नवासे को देखने के लिए आंखें तरसती थीं, पर पैसे ने आजकल हर किसी को लाचार बना दिया है। पैसा ही हमारे प्रेम के बीच में दीवार बना हुआ है। इन्हें कहती तो और फटकारते थे, बिना पैसे तो वे भी बेगाने हो गए हैं, घर में भी किसी के साथ ठीक से बात नहीं करते। वसुधा को जैसे आघात पहुंचा। उसने सोचा, तांगे में आते हुए रास्ते में बाबा के ऐसे रूखे व्यवहार का क्या यही कारण था? उसकी माँ बात करते अचानक चुप हो गई। उसने देखा सामने से संजय आ रहा था। वसुधा को सामने देखकर उसने अपनी किताबें खाट पर फेंकी और दौड़ता हुआ जाकर वसुधा से मिला। दीदी कहते हुए वह अपनी दीदी से लिपट गया। वसुधा की आंखों में पानी भर आया। संजय रो पड़ा, तुम बड़ी कठोर हो गई हो दीदी, हमें ऐसे छोड़कर चली गई हो जैसे हम तेरे कुछ नहीं लगते। क्यों नहीं आई इतने साल? तुम लोगों ने मुझे आने के लिए भी कहाँ लिखा था, लेकिन ये शब्द उसकी जबान से नहीं निकल पाए।
उसके गले में ही कहीं अटक गए। संजय अभी बच्चा है, वह बेचारा क्या समझेगा इन बातों को। इसलिए संजय के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए वसुधा ने कहा, अरे मैं तेरे लिए एक पेन ले आई हूं, सुनहरा सा सुंदर। सुनते ही संजय मेरी अच्छी दीदी कहकर अपनी बहन से लिपट गया। वसुधा ने अपना बैग खोलकर वह पेन निकालकर संजय को दिया। फिर एक नई साड़ी निकालकर सांत्वना को आवाज दी, संतू ओ संतू, यहाँ तो आ। आटे वाले हाथ धोकर सांत्वना कमरे में आई। तुमने बुलाया दीदी? हाँ, देखो यह साड़ी कैसी है। अच्छी है दीदी। तुझे अच्छी लगी? हाँ। यह तुम अपने पास रखो, मैं तेरे लिए ही लाई हूं। सांत्वना ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे से वसुधा को लगा कि वह खुश थी। तब तक उसके पिता बाहर से लौट आए। आते ही वसुधा से कहा, वसु तेरे लिए मछली ले आया हूं, तुझे बहुत पसंद है ना? कुछ कहने की बजाय वसुधा सिर्फ मुस्कुराई। वह पिता की ओर देखने लगी। उसे खुशी यह थी कि चाहे कुछ भी हो, इस बहाने उसके पिता ने उसके साथ बात तो की। पिता ने फिर पूछा, हाँ तो बताओ बेटे, हमारे जमाई राजा का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत दिनों से उनसे मिलने को जी चाह रहा था। कहकर वह कुछ पल रुक गए, फिर कहने लगे, इस बार दिल्ली जाते हुए वहां से गुजरा भी था, पर फिर उतरा नहीं। तो आ जाते बाबा। हाँ तो जाता बेटे, पर पहली बार समधियों के घर में जाना कोई आसान है क्या? कितना खर्चा हो जाता है। फिर जैसे बात बदलते हुए पूछा, वैसे तुम्हारे ससुराल वालों का स्वभाव कैसा है? अच्छा है। सुखी तो हो ना बिटिया? हाँ। वसुधा को लगा जैसे उसके पिता का दिल भर आया हो। न जाने कौन सी झनकार वसुधा की नसों में फैलने लगी। उस बीच वसुधा का बच्चा नींद से जागा था। वह रोने लगा। संजय ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाया। पिता वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले गए। संजय बेबू को पुचकारते हुए बाहर चला गया। तब माँ ने कहा, वसु सच पूछो तो इस बार भी इनकी मर्जी तुम्हें आने के लिए लिखने की न थी, पर मैं ही जिद करने लगी। इन्हें क्या है, ये तो छूट जाते हैं, पर मेरे कानों को तो भिनभिनाहट सुननी पड़ती है। जो भी औरत घर में आती बस पहले यही बात पूछती, क्या इस सावन में भी वसुधा को नहीं बुलाएंगे? हम तो उसे देखने को तरस गए हैं, कितने साल हो गए हैं। वसुधा क्या कहती, वह चुप रही। माँ ने फिर कहा, मैंने उनसे कहा भले कुछ ही दिन के लिए ही सही, बेटी को बुलाओ तो सही, कम से कम यह तो पता चले कि हमारी बेटी सुखी तो है। वसुधा समझ गई कि माँ ने एक तरह से उसे बता दिया कि उसे थोड़े दिनों के लिए बुलाया गया है। वसुधा ने अपना बैग बंद किया, फिर अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर माँ को देते हुए कहा, माँ ये पैसे अपने पास रखो, घर में काम आएंगे। माँ टकटकी लगाए बेटी को देखने लगी। नहीं बेटे, यह पाप मत मढ़ो, मैं पैसे नहीं लूंगी। लड़की का एक दाना घर में आए तो मन भर जाए। नहीं, मैं नहीं लूंगी। अरे अम्मा तू रख तो सही, मैं तुम्हें तो नहीं दे रही, समझना मैंने संजू और संतू को दिए हैं बस। माँ शायद पैसे फिर भी लेने से इनकार करती, पर उसने देखा वसुधा की बचपन की सहेली प्रिया आ रही थी। हाय वसु, आखिर तुम आ गई। गुड, आई एम ग्लैड टू सी यू। अरे तुम इस तरह क्यों देख रही हो? कैसी हो प्रिया? वसुधा ने मुख्तसर सवाल किया। नाइस। सो हाउ मेनी इशूज, कितने बच्चे हैं? अभी तक तो एक। गुड, लाल त्रिकोण की मदद कर रही हो? फिर मिलते हैं, अभी कुछ जल्दी में हूँ। ओके, सी यू। प्रिया से मिलकर वसुधा को आश्चर्य हुआ, कैसे आई कैसे चली गई, कैसा दिखावा था यह। वसुधा ने माँ से पूछा, अम्मा यह प्रिया कितनी बदल गई है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है क्या? नहीं बेटे, तुम्हारी यह सहेली तो बिल्कुल ही बिगड़ गई है, आस पड़ोस की तो नाक ही कटवा दी है। मैं तो संतू पर इसकी परछाई तक नहीं पड़ने देती। पर अम्मा प्रिया तो ऐसी न थी, ये सब अचानक? नहीं बेटी, यह सब अचानक नहीं हुआ है, हालात ने करवाया है। उसके पिता को लकवा मार गया, 3 साल हुए हैं, उसका भाई घर से भाग गया। आज तक उसका पता नहीं चला है कि वह जिंदा है या मर गया है। मजबूरी क्या नहीं करवाती बेटे। वसुधा ने एक बार दरवाजे की ओर नफरत की नज़र से देखा, ऐसे जैसे वह प्रिया की ओर नफरत से निहार रही हो, या शायद आज की मजबूरियों की ओर। वसुधा ने एक सर्द सांस ली। उसके बाद माँ बेटी कुछ देर बातें करती रहीं।
फिर नहा धोकर वसुधा पड़ोस में अपनी सहेलियों और जाने पहचाने लोगों से मिलने चली गई। शाम को जब वह वापस लौटी तो घर में सभी के चेहरे उतरे हुए थे। यह बात उसे बहुत अजीब लगी। उसके लौटते ही पिता बेड़ियां लेने के बहाने बाहर निकल गया। माँ रसोई घर में चली गई। संजय टेबल के पास जाकर किताब उठाकर पढ़ने लगा। वसुधा को लगा कि उसकी गैर हाजिरी में निश्चित रूप से घर में झगड़ा हुआ है। उसने सांत्वना से पूछा, क्या बात है संतु, इस तरह सभी के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही पैसों को लेकर बाबा कुछ नाराज हो रहे थे। वसुधा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अचानक माँ ने कमरे में आकर संजय से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है माँ, कहाँ जाएंगे? बेड़ियां लेने गए हैं शायद। नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं, तुम तो 5 साल हमसे जुदा रही हो। इस बीच घर में क्या क्या न हुआ है। वसुधा ने देखा कि उसकी माँ की आंखें भर आई थीं। क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे पिता पैसे के मामले में बहुत तकरार करते हैं। सुनते सुनते मैं भी तंग हो जाती हूँ। 3 बार तुम्हारे पिता ने आत्मघात करने की कोशिश की है। तीनों बार इन बच्चों की किस्मत है जो लोग उन्हें बचा लेते हैं। तो गुजरे कुछ बरसों में इस घर में इतना कुछ हो चुका है। वसुधा का गला भर आया। कुछ समय के लिए शब्द उसकी जबान पर अटक से गए। फिर भी कोशिश करके उसने पूछा, आज फिर क्या हुआ? माँ बेहताशा सी होकर रोने लगी। बस इतना ही कह पाई, आज तुम जो आई हो बेटी। वसुधा के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है बिटिया। नहीं बताओ माँ, हकीकत क्या है? क्या करोगी सुनकर बेटी? उससे तो मैं मर जाती तो अच्छा होता। फिर कोई मोह की, ममता की डोर तो न होती। अपनी बेटी को देखे बिना नहीं रह सकती। खत मैंने ही तुझे लिखवा भेजा था। वसुधा को अब भी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। वह सवाली नजरों से माँ की ओर देखने लगी। तुम आज ही तो आई हो बेटी, और ये कैसा स्नेह है, कैसा लगाव है एक पिता का। उसने आज ही पूछना शुरू किया है कि वसुधा आई तो है, पर रहेगी कितने दिन? ज्यादा दिन रखने की या उसे और उसके बच्चे को खिलाने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। पूछ लो कि वह कब जाएगी। माँ ने रोते दिल में दबे सभी राज फाश करते हुए कहा, अब तुम ही बताओ बिटिया, कौन डायन माँ होगी जो अपनी बेटी से यह पूछेगी कि तुम आई तो हो, पर जाओगी कब? मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई, कहकर माँ फिर रोने लगी। वसुधा की जबान तालू से लग गई। जहर का वह घूंट चुपचाप पी गई। कुछ पल वह चुपचाप न जाने क्या सोचती रही। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अपने ही घर में किसी अजनबी की तरह चली आई है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह एहसास उसे घायल करता गया कि उसके घर में आने की खुशी कितनी क्षणभंगुर, कितनी झूठी थी। रात को काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद न आई। पिता के कहे शब्दों पर काफी देर तक वह सोचती रही। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि वे शब्द एक पिता के स्नेहपूर्ण प्रेम के नहीं, एक पिता की मजबूरियों ने कहे थे, आज की हालात ने कहे थे। वसुधा को लगा कि आज के हालात ने इंसान को कितना मजबूर कर दिया है कि वह अब मोह ममता के जाल में जकड़ा नहीं जा सकता। उसे लगा जैसे वह किसी पराये घर में सो रही है। आंखों में आए आंसू पोंछते करवट बदलकर वह सोने की कोशिश करने लगी। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी कहानी अपने ही घर में।